गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो लास्ट लेक्चर में बेटा कहाँ तक अपन ने बात की थी? नंबर 6 वाली मेथड बात की थी, फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। उसमें 3 एग्जांपल अपन ने किए थे बेटा। KMnO4 की कंडीशन अपने डिस्कस की थी, K2Cr2O7 के लिए बात की थी हमने, और फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए हमने बात की थी बेटा। यहीं तक किया था ना? क्लियर है? चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों। अच्छे समझते रहना, पेन कॉपी छोड़ दो, खाली समझते रहना बेटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें ऐसी सीधे इन पे क्वेश्चन मिलेगा। अरे ये क्या हो गया, कैमरा डिस्टर्ब कर दिया गया। चलो बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं क्या प्रिंस हुई? चलो बात करते हैं बेटा। देखो नंबर 4 कंडीशन की अगर अपन बात करें बेटा, देखो ऑक्सीलेट आयन अच्छे समझते जाना, C2O4 -2, ये क्या है बेटा? ऑक्सीलेट आयन है ये, अच्छे समझना। किसके लिए? देखो अपन X कैसे कर रहे हैं, कैसे करना है। ऑक्सीलेट आयन है। ऑक्सीलेट आयन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? CO2 में कन्वर्ट होता है। कैसे? कार्बन के कितने एटम है? 2C। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो CO2 का डबल 4। क्लियर है बेटा? ऑक्सीलेट आयन बनाता है। तो पहली बात तो देखते हैं इसमें कितना चेंज हो रहा है और कैसे हो रहा है। बिल्कुल सिर्फ एसिडिक मीडियम में। आगे के सारे एग्जांपल ओनली एसिडिक मीडियम वाले ही आएंगे, ध्यान रखना। फेरस ऑक्सीलेट हो, फेरिक ऑक्सीलेट हो, ये ओनली एंड ओनली एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन शो करते हैं बेटा। बाकी में आपको बेसिक या न्यूट्रल मीडियम नहीं देगा। ओनली KMnO4 की स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है जो सभी मीडियम में पॉसिबल है। ओके, ये ध्यान रखना। चलो बेटा देखो इसमें बात करें, पहली बात तो हो क्या रहा है बेटा, देखो समझना। एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2, तो 4 का कितना हो गया? -8। इधर जाके इक्वल की साइड कितना हो जाएगा? +8। -2 ऑलरेडी है ओवरऑल, तो कितना बच गया? +6। +6/2 कितना बच गया? +3। यानी इस कार्बन पर कितना है बच्चों? +3। एक ऑक्सीजन पर -2, 2 पर -4, तो कार्बन पर कितना? +4। ये तो ध्यान है ना? क्लियर है? यहां अगर हम बात करें बच्चों, देखो कार्बन की हम बात करें, देखो पहली बात तो +3 से किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और X कैसे होगा बेटा? देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +3 से किस में जा रहा है? +4। कितने का चेंज हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, कितना है बेटा? यानी X की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो नंबर 5 पर हम बात करें बेटा, मैंने लिखा है FeC2O4। ये है बच्चों फेरस ऑक्सीलेट। क्या है बच्चों ये? फेरस ऑक्सीलेट। ध्यान रखना इसकी जब रिएक्शन होती है, आगे की रिएक्शन बेटा सारी एसिडिक मीडियम वाली ही है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, फेरस ऑक्सीलेट की जब रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है? Fe+2 +2, यानी क्या बनता है? 2CO2 बनाता है बेटा। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो कैसे करना है। यहां से अगर हम बात करें बच्चों, देखो ऑक्सीलेट आयन पर चार्ज कितना आता है? अरे सीधी सी बात, उनको ब्रेक करके देख लो, तो Fe पर कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ Fe की बात करें बच्चों, देखो Fe तो क्या हो रहा है बेटा, Fe के रेस्पेक्ट में बात करें तो Fe क्या करेगा? Fe+2 से किस में जा रहा है? इसकी बात करें तो देखो Fe, सॉरी ये +3 में जाएगा बेटा। एसिडिक मीडियम में Fe+2 से किस में कन्वर्ट होता है? ये +3 में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? इसका मतलब Fe की अगर मैं बात करूं, ये +2 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? इसके रेस्पेक्ट में बात करें Fe के, तो इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। यस और नो? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब X की वैल्यू देखनी है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो X की वैल्यू कैसे देखेंगे? +2 से +3, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों? कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, कितना है बेटा? अरे सीधी सी बात है, 1 है तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये तो आ रहा है Fe के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना जिसमें चेंज होता है सभी के रेस्पेक्ट में हमें कंसीडर करना है। ठीक है? अब देखो बच्चों और किसमें चेंज हो रहा है? ऑक्सीलेट आयन C2O4 -2 इस कार्बन पर कितना आता है? कैसे आता है? ये तो ध्यान है ना, +3 अभी हमने किया है। और यहाँ इस कार्बन पर कितना होता है? +4। यस और नो? ये भी हमें पता है बच्चों, +3 से किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो X की वैल्यू देखो, +3 से +4 में जा रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितना है? 2। X की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी बेटा। समझ में आ गया? टोटल X। अब ध्यान रखना इस पूरे कंपाउंड के लिए क्या होगा? नॉर्मली क्या होता? एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों, करता है। तो ओनली या तो डोनेट करने वाला देख लेते हैं या ओनली गेन करने वाला देख लेते हैं। एक्सचेंज तो ओवरऑल उतने का ही होता है ना,
ए प्लस बी माइनस, ए ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्सचेंज तो 1 का हुआ ना। लेकिन यहाँ बात करें दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी डोनेट कर रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ऑक्सिलेट आयन कितने डोनेट करेगा 2। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा ये बताओ एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर एक्स क्या होगा, ओवरऑल टोटल एक्स कितना होगा इस अभिक्रिया के लिए, रिएक्शन के लिए। इसके लिए एफ के रेस्पेक्ट में देखिए कितना हो गया 1, और ऑक्सिलेट के रेस्पेक्ट में देखिए कितना हो गया 2। ओवरऑल एक्स कितना होगा 3 होगा बेटा फेरस ऑक्सिलेट के लिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं बेटा, Fe2C2O4 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं बेटा फेरिक ऑक्सिलेट। क्या है ये, फेरिक ऑक्सिलेट। ये जब रिएक्शन करता है बच्चों एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है ये, तो ये बनाता है 2Fe+3 प्लस 6CO2। बच्चों देखो कैसे होता है समझना इस चीज को। देखो 2Fe 6CO2 कैसे, कार्बन के देखो 2 × 3 कितने एटम है 6। अरे Fe के AXBY वाली ट्रिक याद है ना बच्चों, Fe के कितने एटम है 2, तो Fe के 2 आयन बन जाए 2 आयन बन जाएंगे, क्लियर है। ऑक्सिलेट देखो बेटा कार्बन कितने हैं, एक ऑक्सिलेट से हमें पता है बच्चों कितने CO2 बनते हैं, अरे एक ऑक्सिलेट आयन से कितने बनते हैं 2 CO2, तो 3 से कितने बन जाएंगे 6 CO2, क्लियर है। देख सकते हो 2 × 3 6 कार्बन 6 CO2, 4 × 3 12 ऑक्सीजन, 6 × 2 12 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें बच्चों देखो अब अपनी AXBY वाली ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, इसकी डिजिट इसकी पावर में, ऑक्सिलेट आयन पर चार्ज कितना -2, ये डिजिट इसकी पावर में कितना आ गया +3। Fe देखो +3 से +3 कोई चेंज हो रहा है क्या, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, जिसमें चेंज होता है उसी को तो हम कंसीडर करते हैं बेटा, ओके ठीक है बेटा। इसका मतलब इसको नहीं छोड़ना। देखो x की बात करें, इसके लिए ऑक्सिलेट आयन पर कार्बन पर कितना होता है, कैसे होता है ये तो ध्यान है ना, ऑक्सिलेट आयन पे कार्बन पे +3, यहाँ कितना होता है +4। यहाँ बात करें बच्चों देखो तो ये देखो पहली बात तो +3 से किस में जा रहा है +4, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। x की वैल्यू देखते हैं बेटा, x कितना होगा +1 से, सीधी सी बात है +1 से +4 कितने में जा रहा है बेटा 1 इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड 2 × 3, कार्बन के टोटल एटम कितने 6, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये इसका x हो गया। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर बेटा। तो ये ध्यान रखना ऑक्सिलेट आयन, फेरस ऑक्सिलेट और फेरिक ऑक्सिलेट, क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा 2-3 एग्जांपल इसके और करवाता हूं बच्चों, ध्यान रखना। जैसे अपने ये लिखा है Fe2O3, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा Fe3O4। मैंने क्या कहा था, कई केस हमें ऐसे इनबैलेंस केसेस भी देगा, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जो लॉस और गेन करता है वो कौन करता है, रिएक्टेंट करता है। प्रोडक्ट तो लॉस और गेन करने के बाद बनता है, समझ में आ गया। तो हमें किसको फिक्स करके, नंबर ऑफ एटम अगर अनइक्वल है तो किसको फिक्स करके हमें आंसर देना है, रिएक्टेंट साइड वाले नंबर ऑफ एटम्स को। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी बात करें बच्चों देखो x कैसे करना है, एक ऑप्शन पर कितना -2, 3 पर कितना -6, इधर कितना +6, 2 पर +6 तो 1 पर कितना +3 हो गया। ये लो बेटा +3, एक ऑप्शन पर -2 तो 4 पर -8, इधर क्या आ गया +8, 3 पर +8 तो 1 पर कितना आ गया +8/3, यस और नो। अरे +8/3 2 पॉइंट समथिंग होगा नहीं होगा, 9/3 होता मतलब कितना होता 3 होता, 9 से थोड़ा कम तो 2.8 2.9 के समथिंग होगा नहीं होगा। इसका मतलब +3 से क्या हो रहा है 3 से थोड़ा सा कम, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अरे डिक्रीज हो रहा है बेटा, रिडक्शन। तो क्या लिखेंगे यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। हमें x कैसे कैलकुलेट करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज कितने का हो रहा है, डिफरेंस देख लो, हायर माइनस लोअर, हायर कितना है बेटा 3 माइनस लोअर कितना है 8/3, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड। समझ में आ गया, रिएक्टेंट साइड बेटा, रिएक्टेंट साइड Fe के कितने एटम है 2 के रेस्पेक्ट में बताना है। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ बात करिए बेटा x इक्वल टू कितना आ गया 3 9, 3 × 3 9 - 8 यानी कितना हो गया 1, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 हो गया। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो नंबर 8, एक एग्जांपल अपन मान लो क्लोरिक एसिड वाला लिखे, 2KClO3 इक्वल टू बनाता है 2KCl + 3O2। इसकी हम बात करें बच्चों, देखते हैं किसका हो, इधर ध्यान दो
बच्चा कहेगा सर यहाँ पर ऑक्सीजन को क्यों नहीं कंसीडर किया? कंसीडर उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है। समझ में आ गया? जिसमें चेंज नहीं होता उसको ऐसा ऐसा छोड़ देते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पोटेशियम पर चार्ज कितना आता है? +1। ऑक्सीजन पर कितना? -2। 3 पर कितना? -6। -6 +1 कितना बच गया? -5। -5 तो ये बताओ यहाँ कितना आ गया? +5। क्लियर है बेटा? इस पर +1, यहाँ -1, ये कितना? 0। तो ये बताओ पोटेशियम में कुछ चेंज हो रहा है क्या? पोटेशियम में कोई चेंज हो रहा है बेटा? नो। +1 से +1 नो चेंज, इसको छोड़ो। क्लोरीन देखो +5 से किस में जा रहा है? -1। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन अगर हो रहा है बेटा तो ये बताओ अगर रिडक्शन होगा तो इसके लिए एक्स कैसे डिसाइड करना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, हमें पता चेंज तो हो ही जाएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, रिडक्शन में रिडक्शन मतलब फॉर रिड्यूस डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो क्या कहेंगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1, 4 का चेंज आ रहा है ना, 6 का। शाबाश, ये ध्यान रखना बच्चों। +5 से -1 कब होगा? +5 से हमें पता एक कम होगा तो +4, एक और कम होगा तो +3, +2, +1, 0। यानी +5 से 0 में आने के लिए क्या होगा? 5 डिक्रीज होगा। 0 से +5 कब आता है? 5 ऐड करने पर। तो 5 माइनस करेंगे, 5 डिक्रीज होगा तो 0 में आएगा, एक और डिक्रीज होगा तो -1 में आएगा। यस और नो? कितने का चेंज आ गया? 6 का चेंज। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? यानी कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड कर दूं क्या? मैंने क्या कहा था? जो सभी के लिए कॉमन हो इसको कंसीडर नहीं करना है बेटा। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कितना हो गया? 6। क्लियर है? इसकी हम बात करते हैं बच्चों। x इक्वल टू, यहाँ पर देखो -2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, हमें x से मतलब है। x इक्वल टू देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का आ रहा है बेटा। -2 से 0 यानी 2 का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, कितने करूंगा? 3। मैंने क्या कहा था? यहाँ जो एटम होते हैं वो कंसीडर करना है। ये तो सभी के लिए कॉमन है। क्लियर है? इसका मतलब कितना आ गया बेटा? 6। इसका मतलब रिडक्शन के लिए x की वैल्यू 6 आ रही है। इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी तो +5 से -1 में आ रहा है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +5 से +4, एक और गेन करेगा +3, फिर +2, फिर +1, फिर 0, फिर एक और गेन करेगा तो -1। यस और नो? ये 6 गेन करता है, ये 6 लॉस करता है। एक्सचेंज कितने का? 6 का होता है। x इक्वल टू कितना आ गया? समझ में आ गया? यस और नो? इसके लिए अपने फाइनली x अपना ये आ ही गया। x इक्वल टू हमें पता है 2/3। ये इसका x आ गया, ये इसका x हमें पता है। ओवरऑल x इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। कैसे आया ये हमें पता है। इसका ओवरऑल x इक्वल टू कितना आ गया? 3। ये कैसे आया? समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमें कई कंडीशंस हमें दे सकता है बच्चों, कैसे करना क्या करना। बात समझ में आई? ध्यान रखना, ओनली ऑक्सीडेशन ओनली रिडक्शन वाली कंडीशन भी दे सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन के लिखे हैं, कुछ एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों वाले लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल में दोनों स्पीसीज में ऑक्सीडेशन वाला एग्जाम्पल लिखा है। समझ में आ रहा है? आपको हर एक एक एटम को कंसिडर करना है, किसमें डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? नोट करो। कौन सा? चलो बेटा इधर देखो, कौन सा? ये वाला क्या? इसकी बात करें बच्चों, देखो Fe क्या होता है? +2 से +3 में कन्वर्ट होता है। कैसे? बच्चा कहेगा सर कैसे पता चलेगा? यहाँ पर +2 है तो मैंने क्या कहा था, एक को फिक्स कर लो, एक को फिक्स कर लो। इसको अगर हटाऊं तो ये क्या बन रहा है? C2O4। C2O4 किससे बनता है? H2C2O4 से, ऑक्जेलिक एसिड से। यस और नो? इसका मतलब ये ऑक्जेलेट आयन है या नहीं है? ऑक्जेलेट आयन पर चार्ज कितना आता है? -2। इस पर -2 है तो बदले में Fe पर क्या आएगा? +2। ऐसे फिक्स करना है। जैसे साथ में हमें सोडियम सल्फेट दे रखा है तो पता है ये सल्फेट किससे बनता है? SO4, H2SO4 से। H2SO4 दो H प्लस जाता है तभी तो SO4 -2 होता है, तो बदले में Na पर +2, एक पर +1। समझ में आ गया? एक को फिक्स कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव जो इजी लगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप दो।
पहले के लिए एक्सिस ग्रुप अपना कितना आ गया 2। बेटा कौन सा एरो कहाँ जा रहा है हर किसी की मत चिपका देना, किसी एरो कॉपी से बाहर निकाल दो। अरे कौन से एटम में किस में चेंज हो रहा है सही से करना। आधे बच्चे जब डाउट पूछने आते हैं तो गलत ही होता है, फिर रिप्लाई होता है सर कॉपी मेरी नहीं है। अभिषेक कहता शुभम की है, शुभम कहता रेहान की कॉपी है, रेहान कहता किसी और की कॉपी है। एक आज का ध्यान रखना, कॉपी किसी की हो गलती मत करना। ये बेटा साथ में मैंने नाम लिख के किया बेटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में खाली कंपाउंड का नाम देगा, फॉर्मूला वगैरह नहीं देगा बेटा, ठीक है। कौन सा फेरस ऑक्सिलेट है, कौन सा फेरिक ऑक्सिलेट है, कौन सा ऑक्सिलेट आयन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। सर फिर ये क्या है,
पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। रुको सर, एक डाउट है, इतने में डाउट ही बोल देता फटाफट। इतनी देर में रुकूंगा, इतने में डाउट बता देता। बोल। रुको या भाग जाऊं? प्रिंस, 3 गिना हूं, 3 गिनते भाग जाऊंगा। 1 2 चलो सर, आपने 6 में तो C2O4 होल थ्राइस में जो 6 लिया है, पर 8 में आपने 2 क्यों नहीं लिया? 8 वाला ये क्या? बेटा मैंने क्या कहा था, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। देखो अपने क्या कहा था, यहां जो नंबर होता है स्पेसिफिक, ध्यान रखना बेटा, यहां जो नंबर होता है स्पेसिफिक वो उसी का होता है, ध्यान रखना। शुरू में जो नंबर लिखा होता है वो ओनली एंड ओनली स्टाइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? मैंने क्या बोला है, यहां जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक उसी एटम या उसी मॉलिक्यूल का नंबर होता है, और जो स्पेसिफिक खुद एटम का और मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो हमें काउंट करना ही करना है। अगर ऐसे लिख देता 3C2O4 C2O4, तब इस 3 की जरूरत नहीं थी बेटा। ये ओनली स्टाइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? लेकिन आगे अगर जो लिखा है वो खुद के स्पेसिफिक एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अपन ने बात की बेटा H2O, ये मैंने 2 लिखा है, ये पूरे मॉलिक्यूल का है या ओनली हाइड्रोजन का है? ओनली हाइड्रोजन का है। ये पूरे मॉलिक्यूल का है या ओनली हाइड्रोजन का है? पूरे मॉलिक्यूल का है, दोनों के लिए कॉमन है। समझ में आ गया? तो सभी के लिए कॉमन है, उसका सभी के लिए सेम इफेक्ट होगा, तो यूज नहीं करेंगे तो भी ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? क्या C2O4 में तो 3 मैंने क्या कहा, ऑक्सिलेट आयन, एनायन का लेना है बेटा। ओवरऑल कार्बन में ऑक्सिलेट आयन, हमें नेगेटिव का चेंज देखना, बिल्कुल ऑक्सीजन का तो है लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का नहीं है। बात समझ में आई क्या? अगर पूरे फेरस ऑक्सिलेट या फेरिक ऑक्सिलेट का पूरे का होता तब इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ये क्लोरीन, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, जितने भी एटम्स है सभी के लिए है, तब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? उसमें अपन ने क्या लिखा है, यही तो लिखा Fe2C2O4 होल थ्राइस से। ये Fe का है क्या? नो, सभी के लिए होता तब उसे हटा सकते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। Fe का भी है, कार्बन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, सभी के लिए है तो सभी के लिए सेम इफेक्ट आएगा। लेकिन स्पेसिफिक एनायन का है तो कंसिडर करना है। समझ में आ गया? अगर बीच में किसी मॉलिक्यूल का आगे आ जाता तो, कौन से मॉलिक्यूल का बीच में किसी मॉलिक्यूल का आगे आ जाता तो बावड़े या तो बीच में आएगा या आगे आएगा, ध्यान रखना ऐसा नहीं आएगा। चलो ऐसा आ जाता तो जरूर लिखा दूंगा, ठीक है, अगर आ जाएगा तो। चलो बेटा, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये अपने बात की बेटा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाले केसेस हैं। ओके सर, अब आ गया, बीच में आया, आ गया, आ तो गया ना? चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। देखो बच्चों क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले केसेस में कैसे करना है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब जो लास्ट कंडीशन वो डिस्कस करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन वाला केस है, उसमें कैसे करना है बेटा। चलो लिखो नंबर 7 4 डिस्प्रपोर्शनेशन redox reactions, डिस्प्रपोर्शनेशन redox reactions वाला केस आ जाए तो कैसे करना है। और डिस्प्रपोर्शनेशन redox reactions, चलिए ये अपनी लास्ट कंडीशन बेटा एक्स कैलकुलेट करने की, कंफ्यूजन से बचने के लिए हर कंडीशन मैंने अलग अलग लिखाई है बेटा, विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसके लिए मैं कैसे करना। ओके ठीक है बेटा। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है इसके लिए एक्स करते हैं बेटा, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है, ध्यान रखना, NO मल्टीप्लाई बाई NR अपॉन होता है बेटा NO प्लस NR। क्या कहा मैंने, एक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, NO मल्टीप्लाई बाई NR अपॉन NO प्लस NR। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, एक्स तो क्या है
वैलेंसी फैक्टर फॉर कंप्लीट रिएक्शन, जो हमें डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है तो ही उसके लिए अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना। क्लियर है? जो कंप्लीट रिएक्शन दे रखी है उसके लिए एक्स की वैल्यू। क्लियर है बेटा? एनआर क्या है? एनओ का मतलब क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? एनआर क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन। अरे सीधी सी बात है, रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा नहीं होगा, तो हमें दोनों कंसीडर करने हैं। बात समझ में आई क्या? तो ऑक्सीडेशन हो तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, रिडक्शन होगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड। यस और नो? तो रेडॉक्स बोला है, इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों इंक्लूड हो गए बेटा, लेकिन ये कैसा है? डिसप्रपोर्शनेशन वाला केस है, तो उसी केस में हमें ऐसे करना है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? फॉर्मूला लिखो, इनका मतलब लिखते हैं। फॉर्मूला लिखो पहले। ध्यान रखना, ये कंडीशंस है, बातें हैं 11th के बच्चे को बताई ही नहीं जाती। पहली बात तो कि कौन इतना ही घूमेगा, इनको कौन बताएगा, टारगेट बैच में देखेंगे, लेकिन हर चीज में बता रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। टारगेट तक हमें जाना ही नहीं है, तो सर 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लेनी है क्या? मेडिकल कॉलेज, ना कि बीएससी वाला। ठीक है? हर चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये नहीं 11th के तो इजी इजी बातें बता के निकल गए। इजी हो हार्ड हो सब पढ़ना हमें। ठीक है? चलो बेटा लिखो, x इक्वल टू लिखो वैलेंसी फैक्टर और कंप्लीट रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर है x इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर फॉर कंप्लीट रिएक्शन। अनुराग लिख नहीं था बेटा? लिख लिया? अच्छा बना रखेंगे। वैलेंसी फैक्टर फॉर कंप्लीट रिएक्शन एनओ, जो मिस होगा लिख लेना, ऐड कर लेना साथ में बेटा। ठीक है? एनओ इक्वल टू लिखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। क्लियर है? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। एनआर लिखो बेटा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में O1 लिख सकते हो। एनआर इक्वल टू चेंज इन O1 ड्यूरिंग रिडक्शन, चेंज इन O1 ड्यूरिंग रिडक्शन, चेंज इन O1 ड्यूरिंग रिडक्शन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स number of atom in reactant sides, number of atoms in reactant side, number of atoms in reactant side। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है? तो देखो बेटा समझना, x तो मतलब कंप्लीट रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर हो गया, NO क्या? जो ऑक्सीडेशन में, क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स बोला है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग दो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड। क्लियर है? प्रोडक्ट साइड कितना है नहीं, मतलब बात समझ में आ गई। पूरी लैंग्वेज लिखाने का मतलब क्या? मिस कॉन्सेप्ट से बचना। एनआर रिडक्शन होगा, क्योंकि रिडॉक्स है तो दोनों चीज होगी, तो रिडक्शन में भी हमें पता ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, जो भी है चेंज तो हो रहा है ना। क्लियर है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग रिडक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड। क्लियर है बेटा? देखो इसके एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, कैसे करना है बेटा, समझते जाना अच्छे से। मैंने लिखा जैसे Cl2 से Cl- प्लस ClO3, या जैसे ClO- लिखा है मैंने, समझना बच्चों। देखो यहाँ पर हम बात करें बच्चों, समझते जाना। पहली बात तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। यहाँ बात करते हैं बेटा, क्लोरीन पर चार्ज कितना है? 0। क्लियर है? यहाँ कितना है? -1। यहाँ कितना है? +1। यस और नो? क्लियर है बेटा? तो ये बताओ बच्चों, यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखो 0 से किस में जा रहा है ये? -1 ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अरे 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिडक्शन। क्लियर है? रिडक्शन हो रहा है बच्चों। अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए वैल्यू NO की आएगी या NR की आएगी? NR आएगा बेटा रिडक्शन में, यानी इसके लिए NR क्या होगा बेटा? NR इक्वल टू
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग रिडक्शन, 0 से -1 कितने का चेंज है 1, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितना है बेटा 2, NR कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब बात करें डिस्प्रपोर्शनेशन है तो इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का क्या होगा रिडक्शन। इसके लिए हमें पता 0 से +1 में जा रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इसके लिए वैल्यू हमारे पास NR की आएगी या NO की आएगी, NO की वैल्यू आएगी बेटा। तो NO इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किस में जा रहा है +1, कितने का चेंज आ रहा है 1, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है। x की वैल्यू की अगर हम बात करें बच्चों, इसके लिए x इक्वल टू हमें पता है वैल्यू पुट करो, NO मल्टीप्लाई बाई NR, NO कितना है बेटा 2, मल्टीप्लाई बाई NR कितना है 2 अपॉन NO प्लस NR, 2 + 2 मतलब कितना हो गया 4/4, x इक्वल टू कितना आ गया। बात समझ में आई, क्लियर है। चलो बेटा एक एग्जांपल और देखो बेटा, अगर मैं बात करूं जैसे ब्रोमीन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ब्रोमीन को मैंने लिखा है जैसे Br- और साथ में BrO3-, क्लियर है। ब्रोमाइड आयन और ब्रोमेट आयन बना रहा है। यहां बात करें ब्रोमीन का चार्ज कितना है 0, क्लियर है। यहाँ -1, यहाँ कितना होगा +5, बिल्कुल बेटा। एक ऑक्सीजन पर -1 तो 3 पर -6 उधर जाएगा +6 की बात करें बेटा +6 है, इसका मतलब क्या होगा। और ओवरऑल चार्ज कितना है -1 + 6, -1 कितना बच गया +5। तो ब्रोमीन पर कितना है बच्चों यहाँ पर +5 है। सर O कहां से आया, O कहां से आया, मैंने क्या कहा था बेटा, देखो रिएक्शन चल के हमें दे रखी है, तुम्हें याद है मैंने लिखाया था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बेसिक मीडियम में रिएक्शन, समझ में आ गया, वो वाला केस है बेटा ये, क्लियर है। रेडॉक्स में हमें रिएक्शन कौन कहां से आया इसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा, हमें चार्ज के अकॉर्डिंग कंसीडर करना है कि जो रिएक्शन दे रखी है उसके लिए एक्स कहां से आए, एक्स कितना होगा, समझ में आ गया। जो बेसिक मीडियम में अलग अलग रिएक्शंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये इनबैलेंस रिएक्शन हमें ऐसे ही लिख के देगा बेटा, समझ में आ गया। कौन कहां से आया इसकी बजाय हमें जो रिएक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग एक्स हमें कितना कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, ये जरूर ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। ये मीडियम की वजह से आता है बच्चों इनमें ये, ओके ठीक है। बात करते हैं बच्चों, देखो तो क्या करना है, कैसे करना, अपने मेथड नहीं पढ़े थे क्या बच्चों, चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ या OH- का यूज करेंगे, फिर हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे H2 ऐड कर देंगे, इन सब लफड़ों से ये साथ में इन कुछ इनकम्प्लीट रिएक्शंस हमें देता है, क्लियर है। चलो बेटा यहां से अगर हम बात करें, ऐसी कोई हमें रिएक्शन दे रखी है, ब्रोमीन से क्या हो रहा है ब्रोमाइड आयन और ब्रोमेट आयन बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखें बेटा, देखो 0 से किस में जा रहा है ये -1, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। इसके लिए हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी NO की, NR की। देखो 0 से -1, NR कितना बेटा 1, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितना बेटा 2, तो कितना आ गया 2 आ गया। ध्यान रखना NO NR बराबर आए कोई जरूरी नहीं है बेटा। अब देखते हैं बच्चों, इसकी बात करें 0 से किस में जा रहा है +5, NO या देखो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यहाँ जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी NO की आएगी बेटा। NO देखो 0 से +5 चेंज कितने का आ रहा है 5 का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितना आ गया 10, क्लियर है। अब NO NR की वैल्यू पुट करके मेरे पास क्या आएगा, X की वैल्यू आएगी NO मल्टीप्लाई बाय NR, NO कितना बेटा 10, NR कितना है 2 अपॉन NO + NR 10 + 2 यानी कितना हो गया बेटा 20/12, यानी X इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया बेटा 5/3, समझ में आ गया, यस और नो। बच्चा कहेगा सर x इक्वल टू 5/3, इसका मतलब ये तो फ्रैक्शनल आ रहा है, x होता है नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें पता है दो एटम की अलग अलग रिएक्शंस है, ये दोनों का एवरेज वाली फॉर्म है तो फ्रैक्शनल भी आ सकता है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। ओनली वन एटम के रेस्पेक्ट में देखे तो ये देखो बच्चों क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 5 क्या कर रहा है लॉस कर रहा है, लेकिन ओवरऑल दोनों का देखे तो फ्रैक्शनल भी आ सकता है, समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो, नोट करो। NO का स्क्वायर, सर जितने का ऑक्सीडेशन होगा उतने का ही रिडक्शन होगा, तो NO का स्क्वायर लिख देते। NO कहां से आ गया बेटा, NO कौन सा ये वाला गया, बिल्कुल बेटा बात सही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना NO का स्क्वायर, सीधी सी बात, अपन डायरेक्टली दोनों का डबल डबल करें, इसकी बजाय डबल की स्क्वायर की जरूरत नहीं है, आपको 3 भी दे सकता है, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना। इनकम्प्लीट रिएक्शन देगा तो 1 भी दे सकता है, तो ये ध्यान रखना सभी का डबल डबल आए कोई जरूरी नहीं है बेटा ये।
हमेशा दो दो एटम हो कोई जरूरी नहीं है, हमें तीन तीन का केस भी देगा। बस ये ध्यान रखना जितने एटम होंगे रिएक्टेंट हेड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। जैसे अपने बेटा क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक में एक मैग्नेट आयन वाला याद है ना, मैग्नेट आयन की एक रिएक्शन आई थी क्या, MnO4-2 जब डिसप्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है तो क्या बनाता है, MnO4-1 और MnO2। यस और नो। यहाँ किस में है +6, तो यहाँ किस में है +7, ये किस में है +4। बात समझ में आई क्या। अब बच्चा ये मैथमेटिक्स लगाने लग गया, सर एक Mn से ये कैसे बनेगा। मैंने क्या कहा, चार जो रिएक्शन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करना है। यहाँ Mn का 1 एटम है तो 1 ही लेना है। समझ में आ गया। तो हमेशा स्क्वायर करे कोई जरूरी नहीं है बेटा। क्लियर है। जो रिएक्शन हमें दे रखी है उसमें चार्ज के डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करना है। सेकंड में जितने का ऑक्सीडेशन हुआ है उतने का रिडक्शन क्यों नहीं, मैंने क्या कहा, इनकम्प्लीट रिएक्शंस देगा। जितने का ऑक्सीडेशन उतने का रिडक्शन तो वो तो बाद में रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आएगा। आपको याद है बच्चों, देखो उसके अकॉर्डिंग जैसे डिसप्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कई सारे एग्जांपल्स लिखाए थे, याद है ना। वो क्या, एक का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। डिसप्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन में जितने का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 2 इंक्रीज हो रहा था 2 ही डिक्रीज हो। बात समझ में आई क्या। इनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो अपनी स्टेबल फॉर्म में जाता है। बात समझ में आई क्या। जैसे मान लो ये 0 से किस में आ रहा है, -1 में आ रहा है, तो 0 से +1 में आए कोई जरूरी नहीं है बेटा, जो इसकी स्टेबल फॉर्म है उसमें भी जा सकता है। साथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं इनमें। क्लियर है। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो हमें लिख के नहीं देगा, हमें ओनली स्पीसीज देगा। और वो कितने इलेक्ट्रॉन हमें उससे मतलब भी नहीं चलेगा, हमें चार्ज के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंस पता चल जाएगा, चार्ज के अकॉर्डिंग कैसे करना है। क्लियर है। कितने का ऑक्सीजन किससे का रिडक्शन, वो तो रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस मेथड से पूरा आता है वो तो डिटेल से। ठीक है। यहाँ में बैलेंसिंग एक पेज का पहले बैलेंसिंग करके उसकी जरूरत नहीं, चार्ज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ सकता है जो हमें पूछ रहा है। तो हर जगह हम पूरा कॉन्सेप्ट ही इसमें जबरदस्ती घुसा दे, एक पेज का पहले बैलेंस करके देखेंगे फिर करेंगे, कोई बात है, इतनी महाभारत की हमें जरूरत नहीं है। एग्जाम में दोनों चीज मायने रखती है, कहाँ तक तुम्हें पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, ध्यान रखना, टाइम लिमिट और आंसर की तुम्हारी लेंथ, दोनों चीज मायने रखती है, ध्यान रखना। जहां बैलेंसिंग की जरूरत हो वहां में जबरदस्ती कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 स्टेप लिखने हैं। जहां अपना डायरेक्टली आंसर की हमें टाइम दे रखा क्वेश्चन ऐसा, तो उसके अकॉर्डिंग 10-20 सेकंड वाला क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, ध्यान रखना। चलिए बेटा, चलिए चलो। तो ये ध्यान रखना बेटा, डिस्प्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, उसका हमें क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना बेटा इसका भी एक एक्सेप्शन है। ध्यान रखना इसका भी एक एक्सेप्शन है बेटा, कौन सा, H2O2 वाला केस रेडॉक्स में आया हुआ बेटा, उसके लिए हमेशा x कितना कंसीडर करते हैं, 2 ही कंसीडर करते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, परऑक्साइड वाला केस है। बच्चा कहेगा सर 2 ही क्यों करते हैं, एक्सेप्शनल केस है वो, परऑक्साइड वाला केस है। ध्यान रखना, नॉर्मल ऑक्साइड नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट केस है। ओके, तो ये ध्यान रखना इसका एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या बेटा, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। ये ध्यान रखना, H2O2 वाला डीकंपोजिशन क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है बेटा, इसको फॉलो नहीं करता। ध्यान रखना एकमात्र एक्सेप्शन। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना, H2O2 की हम बात करते हैं बेटा, H2O2 की बात करते हैं, ये ब्रेक होके क्या बनाता है, 2H2O + O2 बनाता है। क्लियर है। H2O2 की बात करिए, हमें पता है हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर क्या आता है -1, परऑक्साइड वाली कंडीशन है, ध्यान है ना। क्लियर है। यहाँ हमें पता है हाइड्रोजन पर +1, नॉर्मल ऑक्साइड है -2, यहाँ क्या 0। क्लियर है। यहाँ अगर बात करें बच्चों, हाइड्रोजन तो +1 से +1 नो चेंज। ओके ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन देखो -1 से किस में जा रहा है, -2, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, यस और नो। क्लियर है। यहाँ x की अगर हम बात करें बच्चों, तो x की बात करें तो क्या करेंगे बच्चों, x देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, -1 से -2 कितने का चेंज आ रहा है,
1 का चेंज आ रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड है, खुद के साथ जो है उन्हीं एटम को कंसीडर करना है, इससे मतलब नहीं है, ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के लिए कॉमन है, स्टाइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है, याद है ना। स्पेसिफिक खुद के एटम कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना होगा बेटा 2 होगा, क्लियर है। इसकी बात करें -1 से किस में जा रहा है 0, इस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होगा, x की वैल्यू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर -1 से किस में जा रहा है 0, ऑक्सीडेशन चेंज कितने का 1 का, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितना होगा बेटा, कितना आ गया 2, ध्यान रखना, इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होगा 2 का लॉस कर रहा है, रिडक्शन होगा 2 का गेन कर रहा है, इसके लिए ओवरऑल x कितना लेते हैं 2 ही लेते हैं, x मेथड लगा के कर दोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अपॉन 2 प्लस 2 कितना आएगा 4 अपॉन 4 कितना आएगा 1, जो गलत है ध्यान रखना, क्योंकि ये पेरोक्साइड वाला केस है, ये नॉर्मल रिएक्शन का केस नहीं है बेटा, ध्यान रखना, क्लियर है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज ऑलवेज कंसिडर्ड 2, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, क्लियर है बेटा, कोई भी केस आ जाए H2O2 बोला है ऑलवेज 2, वॉट एवर इट में बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे, अगर ओनली ऑक्सीडेशन होगा तो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेगा तो खुद का रिडक्शन होगा, तो अभी x2 लेना है, क्लियर है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेगा तो खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो भी x कितना होगा 2 ही होगा, समझ में आ गया, यस और नो। H2O2 साफ साफ लिखा है मैंने, एक्सेप्शन डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 वाला केस इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ये पेरोक्साइड की कंडीशन है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, नोट करो। चलेगा, चलिए बताओ, जो स्टेटमेंट को स्टार मार्क करके, द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2, स्टार मार्क लेना इस पॉइंट को, द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 the valency factor of H2O2 is always 2, दो always बोला है मतलब always, the valency factor of H2O2 is always 2, whatever it may behave like, whatever it may behave like, whatever it may behave like oxidizing agent or reducing agent, whatever it may behave like oxidizing agent or reducing agent, चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करे या रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करे, इसके लिए अक्स हमेशा कितना होगा 2 होगा बेटा, समझ में आ गया, H2O2 वाले केस के लिए ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये बच्चों हमने बात की है बच्चों वैलेंसी फैक्टर x कैलकुलेट करने की सभी मेथड्स के बारे में, हर कंडीशन मैंने बताई है, ध्यान रखना।
आयन के लिए क्या करना है, एसिड के लिए क्या करना है, बेस के लिए क्या करना है, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट के लिए क्या करना है, एसिडिक सॉल्ट के लिए क्या करना है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए क्या करना है, डिस्प्रपोर्शनेशन वाले केस के लिए क्या करना है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? बस सबसे अच्छी कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका क्या होता है, कोई कंटेंट आपने पढ़ा है, अब सभी को एक साथ रिवाइज कर दो दिमाग में 5 मिनट में। एसिड के लिए सर ने कहा था ये करना, बेस के लिए ये करना, आयन के लिए ये करना, सॉल्ट नॉर्मल के लिए ये करना, एसिडिक सॉल्ट के लिए ये करना, डिस्प्रपोर्शनेशन वाले केस में ये करना है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए ये करना। बस एग्जाम्पल रटने नहीं है, जो एक्सेप्शनल कंडीशन होती है बस उनको डायरेक्टली याद रखना होता है, या कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सर ने कहा था इसके लिए ये ध्यान रखना, वो हमें सेट करना है। नॉर्मल एग्जाम्पल तो खाली कॉन्सेप्ट हमें पता, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर वैसे ही दे सकते हैं, 2 होगा 3 होगा, कैसे करना है क्या करना। समझ में आ गया? सभी को एक साथ सीक्वेंस में बेटा रिवाइज कर देना, घर पे जाके पूरा पढ़ के 5 मिनट में सारा दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन देख कर तुम लेकर बैठ गए, इसके लिए कितना होना चाहिए, मतलब नहीं होगा, देखते दिमाग में स्ट्राइक, अगर टिप्स पे होगा तो स्ट्राइक कर जाएगा। सर ने बताया था 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, कितना होगा। क्लियर है बेटा? यस और नो? ठीक है, एक नोट लगाओ बच्चों, नोट लगाओ। लिखो। देखो, द वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर, द वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर, द वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर फॉर HCl, Br and I atoms आर जनरली 2। ये ध्यान रखना, ये जो एटम्स है बेटा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके लिए x की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है बच्चों। ठीक है, कई रिएक्शंस आपको देगी, बच्चा क्या करेगा, 1 के रेस्पेक्ट में करेगा कि नंबर ऑफ एटम तो 1 ही है, लेकिन ध्यान रखना ये जो होते हैं बेटा, ये मैंने लिखा हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 1 की फॉर्म में स्टेबल होते हैं क्या? H2 हमें पता है, H2 होता है, Cl2 होता है, Br2 होता है, I2 होता है। बच्चा नॉर्मली 1 के रेस्पेक्ट में देखता है, एक क्लोरीन पर -1 आता है, x1 होना चाहिए, लेकिन x कितना होगा, क्योंकि ध्यान रखना ये 1 की फॉर्म में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, H2 Cl2 Br2 I2। क्लियर है? ये इसलिए लिखा है, बाकी और भी होते हैं कई, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार कई क्वेश्चंस में आएंगे और हमसे गलती भी करवाएंगे, ध्यान रखना। तो बच्चा सोचा क्लोरीन का 1 ही एटम है, तो 1 का चार्ज तो -1 होगा, तो 1 कर दूं क्या? अगर रिएक्शन लिख के दे रखी है तो रिएक्शन ध्यान रखना, तो कोई आपको रिएक्शन लिख के दे रखा तो क्या स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना, द वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर इन रिएक्शंस, रिएक्शन लिख लेना खासकर, इन रिएक्शंस, इन रिएक्शंस यानी रिएक्शन, अगर हमें कोई रिएक्शन लिख के इनकी दे रखी है, ध्यान रखना जनरली क्या होती है, 2 ही होती है, 1 एटम के रेस्पेक्ट में मत करना। द वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर्स in reactions for HCl, Br, I atoms are generally 2 in reactions। इनके लिए क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन इनकी लेके दे रखी है तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। समझ में आ गया? यस और नो? ये खास कर ध्यान रखना, कई बच्चे इसको 1 करके कंसीडर करके आंसर रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन क्या करना है, रिएक्शन लिख के इनकी दे रखी x की वैल्यू क्या करनी है, 2 एटम के रेस्पेक्ट में कंसीडर करनी है, जो 2 आएगी। क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्मॉल e एंड इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों देखो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी फैक्टर, इनके बारे में तो हमने बात की है, अब ओनली इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, लिए इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों देखो, इक्विवेलेंट के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे, ये वर्ड कई बार आ चुका है, मैंने कहा था इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में से डिटेल से पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। वैसे मैंने शॉर्ट में आपको कई बार बताया, इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, जैसे मोल क्या होता है, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है, वैसे इक्विवेलेंट भी क्या है,
सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है बेटा। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट। इसको भी बेटा ग्राम इक्विवेलेंट भी आ जाएगा कई जगह, जैसे उसको हमने बोला था मोल या ग्राम मोल, याद है ना? वैसे ग्राम इक्विवेलेंट भी दिख देगा, वो भी क्या है, इक्विवेलेंट की ही बात कर रहा है। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, द इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट आर ऑल्सो यूज्ड एज यूनिट टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये भी क्या होता है, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट की फॉर्म में यूज होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ध्यान है ना? मोल में ओनली अमाउंट आती है, इक्विवेलेंट में अमाउंट के साथ क्या आता है, चार्ज भी आ जाता है, वैलेंसी फैक्टर भी आ जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, equivalent or gram equivalent is also used as unit, equivalent or gram equivalent is also used as unit, equivalent or gram equivalent is also used as unit to represent the amount of substance, equivalent or gram equivalent is also used as unit to represent the amount of substance। क्लियर है? ये भी क्या होता है, किसी सबस्टांस को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट के फॉर्म में यूज होगा। क्लियर है? और जैसे बच्चा इसका मतलब जैसे मोल यूज होता है अमाउंट के लिए, वैसे इक्विवेलेंट यूज होगा। आगे आयनिक तो पूरा भरा पड़ा है बेटा, इसके 1 इक्विवेलेंट, इसके 2 इक्विवेलेंट, इसके 3 इक्विवेलेंट, वैसे इसको भी यूज कर लेंगे मोल की तरह, जैसे 1 मोल 2 मोल 3 मोल लेते हैं। क्लियर है? अब ध्यान रखना, जैसे मोल के कई सारे फॉर्मूले होते हैं बेटा, याद है ना? मास की टर्म में अलग होता है, मोलरिटी टर्म में अलग होता है, वॉल्यूम की टर्म में अलग होता है, याद है ना? वैसे इक्विवेलेंट के भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जिस कंडीशन में गिवन है, जिस टर्म में आस्क है, उसी में यूज कर लेंगे। ओके? कैसे? एक तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, E इक्वल टू क्या होता है, N इंटू वी लीटर। कैसे आता है ये तो पता चल गया होगा। नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अरे एक फॉर्मूला लिखा था कंसंट्रेशन टर्म में, N इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन वी। यस और नो? तो N और V को मल्टीप्लाई कर दूंगा, E के बराबर आएगा नहीं आएगा? आएगा बेटा, वही बात है। तो क्या करें, N इंटू वी। एक हमें पता है, जैसे मोल होता है, मोल को तो क्या कहते हैं अपन, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। लेकिन मुझे लेना है इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोल लेना है तो वेट अपॉन 1 मोल का मास। वैसे इक्विवेलेंट बोले तो वेट अपॉन 1 इक्विवेलेंट का मास। यस और नो? क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, W अपॉन कैपिटल E। क्लियर है बेटा? ठीक है। और हमें पता है कैपिटल E को अपन क्या लिखते हैं, MW अपॉन एक्स। होता है नहीं होता? होता है बच्चों, MW अपॉन एक्स। तो अगर x हमारे पास ऊपर आ जाए, W अपॉन MW, x ऊपर आ जाएगा, तो W अपॉन MW किसके बराबर है, मोल के बराबर है बेटा। मोल मल्टीप्लाई क्या हो गया, x हो गया। तो देखो बच्चों, ये जो इक्विवेलेंट है, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। अगर कंसंट्रेशन की टर्म में गिवन है या आस्क है, तो सीधा N इंटू वी कर देते हैं। क्लियर है बेटा? वेट की टर्म में गिवन या आस्क है तो W अपॉन ई से करते हैं। मोल की टर्म में गिवन या आस्क है तो N मल्टीप्लाई बाई x से करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? सभी का मतलब मैंने लिखाया हुआ है, किसका क्या होता है। क्लियर है ना? ठीक है, नोट करो, इसके फॉर्मूले लिख लो ये। N इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ पर नॉर्मेलिटी, ये आपको पता ही है मोल, और x पता ही है आपका वैलेंसी फैक्टर। बाकी W MW E सब क्या पता ही है आपको।
वी और ऐड कर लेना बेटा। वी यहाँ पर आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन दिया जाए उसका वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है, ये तो मैंने बात की बच्चों, देखो इक्विवेलेंट यानी जो दोनों चीज मैंने लिखी है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बिना इक्विवेलेंट के इनकम्प्लीट है। तो पहले बच्चे को पता होना चाहिए था इक्विवेलेंट क्या होता है, उसके बाद बात आएगी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर। ओके ठीक है, अब आते हैं बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बच्चों रिएक्शंस को कंपेयर करने का एक रूल बनाया गया है। ओके, एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि कंपेरिजन का ये सबसे कम से कम एक रूल तो होना चाहिए ना, अरे यूनिफॉर्म मेथड तो होना चाहिए ना, कम से कम किसी भी क्वेश्चंस को हमें करना है तो एक बेसिस क्या होता है, तो एक रूल बनाया गया है क्या, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, इधर ध्यान दो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने क्या कहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा, एक रूल फिक्स कर दिया है। ओके, बच्चा कहेगा सर मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है बच्चों, कोई रिएक्शन लिख के दे रखी है 2A + 3B इक्वल टू क्या दे रखा है 4C + 5D, समझना, ये हमने कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी है। देखो रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, क्लियर है, कितना लिया गया है वो बाद की बात है, रिएक्टेंट कौन है ए और बी, प्रोडक्ट कौन है बेटा सी और डी। तो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, सभी के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए के इक्विवेलेंट इक्वल टू बी के इक्विवेलेंट इक्वल टू सी के इक्विवेलेंट इक्वल टू डी के इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना। बात समझ में आई क्या? और मोल कॉन्सेप्ट को करने का तो सबसे रामबाण फॉर्मूला तरीका है बेटा, ध्यान रखना, ये इतना है तो ये के दिमाग में सेट कर लेना चीज, ये इतना है तो ये क्या होगा, एक गिवन है दूसरा आस्क है, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट कर दो बेटा, समझ में आ गया। ये इतना है तो ये क्या होगा, चाहे ये दे के ये पूछे, 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 यानी कोई भी आपको रिएक्शन टाइप से दे रखा है, ये इतना चाहिए तो ये कितना बनेगा, ये इतना चाहिए तो ये कितना चाहिए, ये इतना बन रहा है तो ये कितना चाहिएगा, कुछ भी तुम्हें दे रखा है, एक दे के दूसरा पूछे, कंपेयर कर रहा है, जिन दो का कंपैरिजन कर रहा है उनके इक्विवेलेंट क्या कर देना, बराबर कर देना बेटा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर अब क्या करना है, इतना करते हैं आंसर आ जाएगा क्या, नहीं बेटा, उसके बाद आपको आगे कहाँ बढ़ना है, जिसकी टर्म में गिवन है जिसकी टर्म में आस्क है उसी में आगे इक्विवेलेंट को कन्वर्ट कर दो। बच्चा कहेगा सर कैसे, अगर मुझे क्वेश्चन जो गिवन या आस्क है वो कंसंट्रेशन की टर्म में बोल रहा है तो इक्विवेलेंट को आगे क्या लिख दूंगा मैं, N × V, यस और नो, क्लियर है। अगर वेट की टर्म में गिवन या आस्क है तो इक्विवेलेंट किसका क्या लिख दूंगा, W/E, यस और नो, क्लियर है। अगर मोल की टर्म में गिवन या आस्क है तो इक्विवेलेंट को क्या लिख दूंगा, मोल × X, समझ में आ गया, यस और नो। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट, क्लियर है बेटा, यस और नो। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, Na = Nb = Nc = Nd, यस और नो, यस और नो। इस रिएक्शन में मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसके अकॉर्डिंग, यस और नो, यस और नो, यस और नो, नेवर, वेरी गुड, साफ साफ ऊपर लिखा है बच्चों, रिएक्शन जो दे रखी है इसके कितने मोल है, 2 मोल, इसके कितने हैं 3 मोल, इसके कितने मोल है 4, इसके कितने हैं 5 मोल, इक्वल डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्लियर है। ये जो मैंने रिएक्शन लिख के दे रखी है, अब बताओ, अब लिख सकता हूं क्या, Na/2 Nb/3 Nc/4 = Nd/5, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल बेटा। अब इक्वल कर सकते हैं कैसे, एक के कितने मोल थे 2 से डिवाइड कर दूंगा कितना हो गया 1, क्लियर है। इस रिएक्शन में बी के कितने मोल है 3, तो देखो 3 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 1। सी के कितने मोल है 4 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 1। डी के कितने मोल है 5 से डिवाइड कर दो कितना हो गया। अब सभी इक्वल है या नहीं है बच्चों, क्लियर है। 12th की फिजिकल में बेटा चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का यही मेथड होता है, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है उसको 1/, में लेके आया जाता है सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन किस रेट के साथ कंप्लीट होती है, किस स्पीड से कंप्लीट होती है, टीचर सीधा लिखाते हैं कोफिशिएंट को 1/, में कर देना, लेकिन क्यों करते हैं कोई नहीं बताता। इसका रीजन ये है, कम से कम आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कर रहे हो
तो सबसे पहले सभी की इनिशियल कंसंट्रेशन मोल या कंसंट्रेशन को इक्वल तो करो। इक्वल करने का तरीका क्या है, 2 मोल थे 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 1। 3 था 3 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 1। 4 था 4 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 1। 5 था 5 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया 1। और जरूरी नहीं सभी को डिवाइड ही करे, अगर यहाँ 1/4 होता 1/4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझ में आ गया, क्योंकि मुझे फाइनली इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए डिवाइड करना है तो डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना बेटा, इक्विवेलेंट को तो बराबर कर दिया, बच्चा कहेगा ऐसा कुछ देखा दिखाया लग रहा है कि सभी को बराबर करके चिपका देते हैं, इक्विवेलेंट है या मोल है, ये ध्यान रखना। मोल को डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते, कोफिशिएंट की वजह से मोल में डिफरेंस आ जाता है, यस और नो। लेकिन इक्विवेलेंट के लिए मैं कह सकता हूं क्या, कोफिशिएंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट, यस और नो। इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने में कोफिशिएंट्स का कोई रोल है क्या, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, कोफिशिएंट्स का रोल इक्विवेलेंट में है या मोल में है, मोल के लिए फर्क पड़ेगा कोफिशिएंट्स का, लेकिन इक्विवेलेंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। लिखो बेटा स्टेटमेंट लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, स्टामा कर लेना इस पॉइंट को, ये क्वेश्चंस की बैकबोन है बेटा। इक्विवेलेंट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और इसी के बेसिस पे हमें आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, the equivalent of each reactant and product, the equivalent of each reactant and product, each चाहे कोई सा भी हो, the equivalent of each reactant and product, the equivalent of each reactant and product are always equal in a chemical reaction. The equivalent of each reactant and product are always equal in a chemical reaction. The equivalent of each reactant and product are always equal in a chemical reaction. कोई chemical reaction है उसमें क्या करना बेटा, कोई भी reactant हो कोई भी product हो सभी के equivalent क्या रहेंगे, हमेशा equal होंगे। समझ में आ गया, जिस दो का कंपैरिजन करा इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट, बस ये देखो फिर जो गिवन है वो किसकी टर्म में गिवन है, जो आज का वो किसकी टर्म में आज का बेटा, उसके लिए इक्विवेलेंट को इक्वल करके फिर कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया, यस और नो। तुम्हें याद है बेटा जैसे रेडॉक्स का क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे फेरस अमोनियम सल्फेट का फेरस ऑक्जेलेट के साथ इसके इतने मोल रिक्वायर्ड है, इसके कितने होंगे, तो मैंने करके बताया था, मैंने कहा इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, मोल की टर्म में गिवन है तो इसके मोल मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसके मोल मल्टीप्लाई बाय एक्स, दोनों मोल की टर्म में गिवन थे तो इक्विवेलेंट इक्वल करके दोनों को मोल में कन्वर्ट कर लिया, एक्स के वैल्यू पुट कर दी, एक के मोल गिवन थे दूसरे के आस्क थे। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर बेटा, वो अपन डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन, क्लियर है। या काम करना, ये जो स्टेटमेंट लिखा है बेटा ये तीनों पॉइंट नोट करो, इसके बाद कल इसे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है बेटा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बोल बोल फटाफट बोल, बोल। जल्दी बोल। सर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से तो इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इक्वेशन तो बैलेंस होगी लेकिन बैलेंसिंग में ये ध्यान रखना कोफिशिएंट कितना यूज हुआ है इसकी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, रिएक्शन तो बैलेंस करते हैं लेकिन रिएक्शन बैलेंस में कोफिशिएंट कितना यूज हुआ है इक्विवेलेंट की वजह से इसकी जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें याद है एमडब्ल्यू और इक्विवेलेंट के लिए मैंने बताया था इक्विवेलेंट मास, और बात वही है, मोलर मास कैलकुलेट करने में कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, 1 है 2 है 3 है, ओनली O, ओनली O2, ओनली O3, याद है ना, O, O2, O3 उनके लिए क्या होता है बच्चों, मोलर मास में नंबर ऑफ एटम्स 2 3, हमें पता 1 2 3 मल्टीप्लाई होते नहीं होते, होते हैं, लेकिन ओनली कैपिटल E अपने कैलकुलेट किया था तो 1 2 3 का कोई रोल है क्या, नो बेटा। बात समझ में आई क्या, बच्चा कहेगा सर रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों नहीं है, ये भी समझ लेना,
क्योंकि इक्विवेलेंट के अंदर मोल और एक्स दोनों ऑटोमेटिक आ जाते हैं। समझ में आ गया? आपने इक्विवेलेंट बोला है, इसका मतलब वो ओनली अमाउंट नहीं है, साथ में उसका चार्ज भी आ गया है। इक्वेशन को बैलेंस करने का मेजर रूल क्या होता है? चार्ज को बैलेंस करना। क्लियर है? आपने इक्विवेलेंट बोल दिया, इसका मतलब उसमें मोल और एक्स दोनों इंक्लूड है, तो चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है। अब आपको अलग से मैथमेटिक लगाने की जरूरत नहीं है, 2 करूं या 3 करूं। समझ में आ गया? इक्वेशन को बैलेंस करने का रूल बस चार्ज को बैलेंस करने की वजह से होता है। और इक्विवेलेंट बोल दिया तो इसमें ऑलरेडी वैलेंसी फैक्टर इंक्लूड है बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? अब ठीक है, कोफिशिएंट नहीं चाहिए तो बैलेंस करने का फायदा क्या? बैलेंस करने के बहुत फायदे हैं बेटा। बात समझ में आई क्या? रिएक्शंस को बैलेंस करना, वो तो रिएक्शन बैलेंस करके लिखी जाती है, इधर कितने एटम है, इधर कितने एटम है। क्लियर है? रिएक्शन इनकम्प्लीट नहीं लिखी जाती है। बैलेंस करने का फायदा यह है, जो आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखे कम से कम वो स्टेबल फॉर्म में तो होंगे। अरे सीधी सी बात है, आपने ये लिख दिया इधर एक अमोनिया बना है, ओनली 1 नाइट्रोजन है, तो इधर ओनली एन लिखूंगा क्या? पहले उसको स्टेबल फॉर्म में लिखना है, कम से कम स्टेबल फॉर्म में होगा तो भी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करने की। अब N2 की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद तो रिएक्शन करवाएंगे। ओनली N की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिएक्शन कहाँ से करवाएंगे? तो रिएक्शन बैलेंस करने का वजह क्या होती है कि जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपने लिखे कम से कम उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट तो करे। समझ में आ गया? इस वजह से बैलेंस की जाती है। लेकिन जो कोफिशिएंट्स होता है उसका इक्विवेलेंट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी इसमें मोल के साथ चार्ज ऑलरेडी इंक्लूड है बेटा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस और नो? अब ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है बेटा, ओके। चलो कल इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। यहां तक नोट तो कर लिया ना? हिसाब लेना है यहां तक, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करके क्वेश्चन करेंगे बेटा इसके। चलो।